Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to answer all the question answers of your regular paper, that is of HRM Human Resource Management, right। और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से दो के अंदर आपकी चॉइस दे रखी है। जैसे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका A एंड B पार्ट है और करके फिर C एंड D पार्ट है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके 10 ईयर बुक से आए हुए हैं, जो सतीशन ब्रदर के अगर आपने परचेज़ की है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में लिखना है और उसके फंक्शंस के बारे में लिखना है। तो जो सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन और ये पूरा आपको HRM की डेफिनेशन में जो है कवर करना है, राइट। उसके बाद पूछे हैं उसके फंक्शंस। तो जो उसके फंक्शंस हैं HRM के, वो हैं मैनेजरियल फंक्शंस हैं एंड ऑपरेटिव फंक्शंस हैं और उसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, राइट। तो आपको जो फंक्शंस है HRM में, वो आपको मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और फिर यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग फंक्शंस आ जाएंगे, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस और इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट जो है कंप्लीट होता है, राइट। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, उसमें पूछ रखा है हाउ इज़ HRM इम्पॉर्टेंट टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपको HRM की इम्पॉर्टेंस बतानी है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो उसके अंदर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है, उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन करने हैं डाल के कि HRM, इंपॉर्टेंस ऑफ HRM फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपके कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल की सारी इंपॉर्टेंस है, तो ये लिखनी है। और दूसरा पूछ रखा है कि इंडिविजुअल की क्या इंपॉर्टेंस है। HRM जो है इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराता है इंडिविजुअल को, तो उसमें आपको पर्टिकुलरली यहाँ तक लिखना है, राइट। तो ये आपकी हो गई ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये हो गया आपकी इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस, राइट। तो ये यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, उसमें पूछ रखा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड ऑफ HR मैनेजर टू परफॉर्म हिज फंक्शंस अफेक्टिवली, राइट। तो इसका आंसर आपका 22 पेज पे है, ये देखें। सेम क्वेश्चन है, स्टेट द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड ऑफ HR मैनेजर टू परफॉर्म हिज फंक्शंस सक्सेसफुली। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट में पूछा हुआ है, तो इसमें आप जो है ये पूरा का पूरा आंसर एक्सप्लेन करोगे, राइट। फेयरनेस, फर्मनेस, टेक्चुअल, सिंपैथी एंड कंसिडरेशन, नॉलेज ऑफ लेबर लॉज एंड अदर टर्म्स, ब्रॉड सोशल आउटलुक एंड एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, उसमें पूछा हुआ है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस, राइट। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है वो आपका है 45 पेज नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है HR प्लानिंग के बारे में, तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट नंबर 3 तक, ठीक है। और उसके बाद पूछा है इसके ऑब्जेक्टिव, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है यहाँ पे स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट। तो यहाँ पे आप पूरे ऑब्जेक्टिव जो है इसके लिखोगे। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 चीज़ें मिक्स करके दी हुई हैं, जैसे डेफिनेशन पूछ ली, ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, और अब है इम्पॉर्टेंस, राइट। तो जो बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंस है ना, वो इसकी नीड्स होती हैं कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, राइट। तो इम्पॉर्टेंस में आपको बेसिकली नीड लिखनी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो ये आपकी नीड है या इम्पॉर्टेंस है, तो इसमें आपको ये 5 पॉइंट्स जो हैं एक्सप्लेन करने हैं, राइट। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD पार्ट है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में पूछा हुआ है कि व्हाट बेनिफिट्स कैन सोशलाइजेशन ऑफर फॉर द न्यू एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा 76 और 75 पे है। ठीक है, तो ये आपका सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट बेनिफिट्स कैन सोशलाइजेशन ऑफर फॉर द न्यू एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन,
राइट। तो देखिए किसी भी अगर कोई भी डेफिनेशन कोई भी पर्टिकुलर टर्म से आपसे बेनिफिट्स ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछे तो सबसे पहले आप उस टर्म को एक्सप्लेन करना। राइट। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन के बेनिफिट एक्सप्लेन करने से पहले सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करना। तो सोशलाइजेशन के बारे में आपका ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द मेन स्टेजेस। स्टेजेस बेशक आप स्किप भी कर दो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोशलाइजेशन उसके बेनिफिट पूछे हुए हैं, तो सिर्फ आप सोशलाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे। राइट। और डेफिनेशन लिखने के बाद जो वो 3-4 लाइन की डेफिनेशन है उसके बाद आप जो है इसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर दोगे। राइट। यहाँ से लेके और आपका ये जो 77 पेज है यहाँ तक। राइट। तो यहाँ इसके आपके बेनिफिट हो गए हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है ये हमारा हो गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन एंड व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है ये आपका 55 पेज पे है। देखिए तो आपको सबसे पहले डिफरेंस बताना है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो ये आपका पूरा डिफरेंस है यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के बी में जो पूछा हुआ है आपसे। तो आपको ये 4 पॉइंट जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के और जॉब स्पेसिफिकेशन के एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद है व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। तो ये आपका 52 पर है। ये देखिए एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन जॉब एनालिसिस। बेसिकली क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन को ना मर्ज कर देते हैं, जैसे जॉब के बीच में डिफरेंस पूछ लिया स्पेसिफिकेशन के और स्टेप्स। तो ये आपका एक्सप्लेन द स्टेप्स, तो इसमें आपको बेसिकली स्टेप्स लिखने हैं। राइट। यहाँ तक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी खत्म होता है जिसमें हमने जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस और उसके जितने भी स्टेप्स है जॉब एनालिसिस के वो देख लिए। राइट। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सी है उसमें है कि अ ग्रेट नंबर ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट एंड विच टूल विल यू सिलेक्ट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। राइट। तो इसका जो आंसर है वो आपका 60 और 61 पेज नंबर पे दिया हुआ है। देखिए अ ग्रेट नंबर ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट विच टूल विल यू सिलेक्ट एंड व्हाट पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड इन सिलेक्टिंग अ टूल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ से पूरा लिखना है प्लस यहाँ तक। राइट। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी है उसमें पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एचआर प्लानिंग। तो इसका जो आंसर है वो आपको 49 पेज पे है कि डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ एचआर प्लानिंग। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वांटिटेटिव के बारे में लिखना है सारा और उसके बाद फिर क्वालिटेटिव के बारे में लिखना है। राइट। तो यहाँ हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी 4 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग नीड इज अ प्री रिक्विजिट इन डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम डिस्कस। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा 81 पेज पे है। देखिए हाउ कैन ट्रेनिंग नीड टू बी आइडेंटिफाइड इन अ प्रोग्राम एंड द ट्रेनिंग नीड्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस। क्योंकि आपके क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग नीड इज अ प्री रिक्विजिट इन डिजाइनिंग। राइट। तो आपसे एनालिसिस पूछे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, तो आपको ये सारे एनालिसिस लिखने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, उसके बाद जो इसके फर्दर पार्ट्स हैं। राइट। और उसके बाद आपका ये टास्क एनालिसिस, मैन पावर एनालिसिस। राइट। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कि ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक वे। तो इसका आंसर आपका है 82 पेज पे। ये देखें explain the various decision to be taken in designing a suitable training program या discuss the steps to be followed in designing a training program। सेम क्वेश्चन है तो इसके आपको सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं यहाँ से और आपके जी पॉइंट तक। ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद और में जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। राइट। तो बेसिकली आपसे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पूछी हुई है। तो इसका आंसर आपका 64 पेज पे दिया हुआ है।
राइट यहाँ पे देखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सेम क्वेश्चन है तो आपको इसके सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने हैं सिलेक्शन के। अच्छा, सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने से पहले आप चाहो तो इसकी जो सिलेक्शन की डेफिनेशन है ना वो भी लिख देना। ओके तो यहाँ पे आपका खत्म होता है कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रॉपर सिलेक्शन के। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का डी है उसमें है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय, कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इसका जो आंसर है वो आपका 63 पेज पे है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। तो इसमें आपको ये सारे के सारे जो भी स्टेप्स हैं ये लिखने हैं यहाँ से एंड देन 13 पॉइंट तक, राइट। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है पेज नंबर 100 पे। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल या जॉब इवैल्यूएशन, तो ये आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवैल्यूएशन का डिफरेंस है। तो ये आपको पूरा इसमें लिखना है, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी है कि व्हाई इज परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। नेसेसरी मतलब क्या नेसेसिटी है, क्यों यूज़ किया जाता है। एंड डिस्कस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MBO टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चन जो है अटैच किए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के बी का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि व्हाई इज परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी, वो आपका पेज नंबर 100 पे ही है। ये रहा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूजेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेसेसरी मतलब होता है कि क्यों नेसेसिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्यों ज़रूरी है वो, राइट। तो उसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट, पॉइंट नंबर 8 तक आपको ये जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद इसी में पूछा हुआ है कि डिस्कस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक। डिस्कस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक, तो इसके बारे में आपको 107 पेज पे दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको ये ना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक, तो ये MBO है बेसिकली, तो इसके बारे में आपको यहाँ से लिखना है। और प्लस देखो MBO के बारे में पूछा हुआ है तो ये डेफिनेशन के साथ साथ ना अगर आप चाहो तो इसके स्टेप्स भी लिख सकते हो, राइट, जो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं पेज नंबर 108 पे। वरना तो डेफिनेशन भी चल जाएगी, बट थोड़ा ज़्यादा लिखने के लिए डेफिनेशन प्लस स्टेप्स भी लिख देना, राइट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के सी में पूछा हुआ है एक्सप्लेन ब्रीफली द बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल एज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, इसका आंसर आपका 108 पेज पे दिया हुआ है। देखिए, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल BARS, राइट। तो इसके बारे में आप पूरा लिखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पोर्शन थोड़ा छोटा है तो आप इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, वरना तो ये ऑप्शनल है, राइट। उसके बाद हमारा हो गया ये BARS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का डी है एक्सप्लेन द असेंशियल्स ऑफ एन अफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। देखिए, असेंशियल्स का मतलब होता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स या असेंशियल्स में ये आपके लिखे हुए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन अफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम। चाहे तो आप थोड़ा अप्रेजल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वरना तो जो इसके असेंशियल्स या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको यहाँ से लिखनी है, राइट। ये जो रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं इसके कितने पॉइंट हैं, 9 पॉइंट्स हैं इसके, तो आपको यहाँ तक इसके असेंशियल्स लिखने हैं, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले हम डी पार्ट उठाते हैं। क्या पूछा हुआ है, पोटेंशियल अप्रेजल। तो पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में आपका 109 पेज पे दिया हुआ है। ये देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, तो आपको ये पूरा लिखना है यहाँ से और नॉलेज तक, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका डी पार्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 का ई है वो देखते हैं एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में। इसके बारे में आपका 111 पेज पे दिया हुआ है।
तो ये आपका एम्प्लॉय काउंसलिंग है, एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में यहाँ तक लिखना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा स्मॉल पार्ट है तो इसके बाद आप इसके नीड या ऑब्जेक्टिव में से किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नीड्स है, नीड्स को एक्सप्लेन कर देना काफ़ी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में पूछ रखा है, तो ये साथ में एम्प्लॉय काउंसलिंग के साथ में ये नीड्स, जो 3 नीड्स है, इसको एक्सप्लेन कर देना काफ़ी है इतना ही, राइट। उसके बाद बाकी के ये जो 3 हैं ये हम नोटबुक से करेंगे, बिकॉज ये मैंने ढूंढे, मेरे को मिली नहीं है इस बुक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं HR ऑडिट, राइट। तो ये जो आपका HR ऑडिट है इसको आपको लिखना है, राइट, कि 1 2 3। ये आपका HR ऑडिट की डेफिनेशन के बाद आप इसके देखो 5 मार्क्स में है, क्योंकि इनमें से ना 5 जो ये दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसके आपको 3 ही एक्सप्लेन करने हैं, राइट। तो हर एक जो है 5 मार्क्स का है, तो इसलिए आप इसके पर्पस भी एक्सप्लेन कर देना साथ में, ठीक है। तो आपका HR ऑडिट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस में आप लोग लिखोगे पॉइंट 1 2 और 3। उसके बाद आपका जो लास्ट बचता है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक HRM वर्सेस ग्रीन HRM। तो इसके बारे में आप लिखोगे कि EHRM क्या होता है और ग्रीन HRM क्या होता है, राइट। तो यहाँ आपका पर्टिकुलरली सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो भी मोस्टली जो क्वेश्चन आंसर आपने भी देखा होगा वो बुक से ही हैं, जो 10 ईयर बुक है। तो आप उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, शुरुआत के, लास्ट के सैम्पल पेपर्स नहीं, जो शुरुआत के जो चैप्टर्स दिए हुए हैं ना उनमें वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेना, वो ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। और बाकी मैंने पूरा पेपर डिस्कस जो है करा दिया है, ओके। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।